मंडल के पुस्तकालय समिति द्वारा लेखिका उर्मिला जी की पुस्तक मंथन के इस विमोचन समारोह में मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि विश्वनाथ जी सचदेव, हमारे विशिष्ट अतिथि सूर्यबाला जी, हमारे 3 कवयित्रियां जो हमारे बीच में हैं, सुमन जैन, चित्रा जी देसाई, निर्मला जी दोषी, तथा साहित्य की गंगा में डुबकी लगाने वाली सभी हंसनियों और हंसों को मेरा नमन। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम समारंभ का शुभारंभ करते हैं सरस्वती वंदना द्वारा। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ लेखा रुंगटा को। आ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे हमारा मंडल खुला रहता है और यहाँ आकर आप अपनी मनपसंद पुस्तकें ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए हम एक और वीडियो आपको दिखाते हैं और ये ऐसे व्यक्तित्व का है जिसका जिक्र लेखिका ने अपनी पुस्तक में भी किया है। हौसले और दिलेरी से भरपूर IAS ऑफिसर सारिका जैन का व्यक्तित्व आइए हम देखते हैं। तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता। सारिका जी के व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। अतिथि देवो भव, ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है और इसी परंपरा का पालन करते हुए मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि विश्वनाथ जी सचदेव एवं हमारी विशिष्ट अतिथि सूर्यबाला जी से निवेदन करूंगी, कृपया वे मंच पर पधारें। साथ ही मैं लेखिका उर्मिला जी रुंगटा से भी निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं। इसके सौजन्य से आज इतने अच्छे विमोचन समारोह, वो भी हमारी उर्मिला जी का मंथन, इस समारोह की अध्यक्षा हमारी और महिला मंडल की अध्यक्षा दमयंती दमयंती पित्ती जी और हमारे बहुत बहुत पुराने वरिष्ठ मित्र, सबसे पहले मित्रता को मैं रखती हूँ, उसके बाद नवनीत के संपादक बहुत वरिष्ठ कवि विश्वनाथ सचदेव जी, जो मुझे प्रणाम करते हैं और मैं उनको प्रणाम करती हूँ। कवयित्रियाँ हैं वो इस शहर की नहीं, हिंदी की बहुत ही बड़ी संवेदनशील कवयित्रियाँ हैं। सुमन जैन जी, चित्रा देसाई और निर्मला दोषी, हमारे सामने बैठे इतने सारे लोग जिनसे मैं खूब परिचित हूँ, और उससे भी पहले हमारी उर्मिला जी, जिनकी आज जो कहते हैं ना, जो केंद्र में है, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हैं। उर्मिला जी को बहुत 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 बधाई, उर्मिला जी का अभिनंदन। उर्मिला जी के प्रकाशक क्या नाम है आपका? बहुत खूबसूरत उन्होंने बताया। प्रकाशक आगे जब बताता है लेखिका के लिए कि हमने क्यों पुस्तक छापी, तो जब आने से पहले शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत मेरा देखा और लोग पकड़े वगैरह थे मुझे, तो हाँ कुछ तकलीफ कुछ समस्या है। तो मैंने उर्मिला जी ने जब मुझे फ़ोन किया और मैंने पहले तो अपना सब बतानी शुरू की, उसके बाद थोड़ी देर बाद उर्मिला जी बोली कि मैं भी आप ही से बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हूँ। मुझे इतनी तसल्ली मिली और उर्मिला जी इतनी बड़ी हो गई, तो मैंने कहा कि ये सुपर सीनियर सिटीजन्स, तो सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन्स, ये कितना अभूतपूर्व हम लोग का सम्मेलन है। अपना सीनियर आप लोग हैं। हमारी बहुत वरिष्ठ लेखिका कमलेश बख्शी जी यहाँ बैठी हैं, और मंजू जो कि मुझे लगता है कि शहर की सबसे सक्रिय महिला कर्मठ, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो समाज हो, चाहे संस्कृति हो, सबको वहन करती चल रही हैं। और आज का ये कार्यक्रम भी, संचालन का भी इन्होंने अपने ऊपर लिया। मेरे ऊपर इतनी बड़ी कविता पढ़ के इन्होंने सुना दी, मैं इनसे लिखवा के ले लूँगी और जाके अपने पति को दिखा दूँगी। तो इस संग्रह को लेकर के मैं बताऊँ, सचमुच जो आपके प्रकाशक ने कहा उर्मिला जी, अभिनंदन आपका कि इस को प्रारंभ करके आप सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। मतलब नॉन फिक्शन इतना इंटरेस्टिंग हो जाए, इतना दिलचस्प हो जाए, और आपको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। तो आपको ऐसा जो कहते हैं ना कि अनायास आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रविष्ट होती जाएंगी। तो मैंने देखा कि ये जो उर्मिला जी ने किया है, मैंने कहा बड़ा अच्छा। जैसे सुना कि आपकी पुस्तक है, मैंने कहा मैं आऊँगी,
इसके बाद की सारी जिम्मेदारी उर्मिला जी की थी। और कितना इन्होंने किस किस से कह दिया कि उन्हें ऐसे संभाल के ले आना। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपने पुस्तक काफी पहले आ जानी चाहिए थी, और मैं तो बड़ी बेसब्री से इसकी अगली पुस्तक का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि इतना कुछ आपने दिया है इस पुस्तक के माध्यम से। जितने मतलब ये लगा कि जो आपने लिखा, बड़ा सुंदर ये शब्द यहाँ लिखा है, सामयिक सामाजिक। तो आप सामयिक से इतनी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक से इतनी जुड़ी हुई हैं, साहित्य से जुड़ी हैं। मैंने हिंदी पुस्तकालय का देखा भी आपका, जो आपने दिखाया, मुझे पता है कि इसमें राजस्थानी महिला मंडल मेरा बहुत पहचानी संस्था, और ये पहली बार नहीं आई होंगी, मैं बता दूं। यहाँ जहाँ दिखाया है, यहाँ आप लोगों को उर्मिला जी के ही नहीं, मेरी कहानी सदा याफ्ता दिखाई थी। और अभी तक इस हॉल में जो लोग बैठ के देख रहे थे वो फिल्म सदा याफ्ता, उनकी आंखों के आंसू मुझे याद है, क्योंकि हम लोगों की, हम राइटर्स की, हम लेखकों की उपलब्धि वो आंसू हुआ करते हैं। जो हमारे पाठक, अभी किसी ने कहा कि सुबह में दीक्षांत पढ़ रही थी और रो रही थी, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं यही बांटती हूँ लोगों को। लेकिन ये जो आंसू होते हैं ये बड़े सात्विक होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं। तो उर्मिला जी की जो पुस्तक है, मतलब मैंने ये देखा कि ये नहीं कि स्त्री है तो सिर्फ स्त्री से जुड़ी समस्याओं को लेकर चल रही है, चारों तरफ की, मतलब स्थानीय समस्या से लेकर वैश्विक समस्या तक इनकी नजर में रहती है। इनकी दृष्टि इतनी व्यापक है, इतनी गहरी है, और वो सारी समस्याएं जो लोग आमतौर पर उठाते हैं, हमें पता है, वही पारिवारिक दुश्मन, या वही टूटते रिश्ते, या वही दाम्पत्य कुंठाएं। लेकिन उर्मिला जी उसमें अपनी जो मुझे कहना चाहिए कि अपने समय से बहुत आगे की महिला है। ये सिर्फ जो अपने को मेरे बराबर 80 के बराबर की आपकी उम्र में बता रही हूँ अपने साथ साथ तो मैंने ये देखा कि मतलब कोई भी चीज आप लीजिए। अभी आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि मुझे अभी याद आ रहे हैं लेख, आपके लेख, और छोटे छोटे संक्षिप्त आप पढ़िए। बिल्कुल, लोग कहते हैं ना कि जैसे आजकल फास्ट फूड, लेकिन फास्ट फूड नुकसान वाला है। उर्मिला जी की आर्टिकल लेख नुकसानदायक नहीं है, बहुत बहुत हमें जो कहते हैं ना, एक विजन हमारा ब्रॉड करते हैं, हमारी दृष्टि को व्यापकता देते हैं। तो वो एक छोटा सा आलेख है जो एक टाइम बैंक, और स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड में मतलब ये जहाँ जाती हैं वहां से कुछ न कुछ वो ले आती ग्रहण करती हैं और उसे बांटती हैं, देती हैं। कि वहाँ ये था कि आप जब युवा हैं तो जितना हो सके और जितना भी समय आप एफोर्ड कर सकें, वो समय आप जा करके सामाजिक कार्यों को, दूसरों को कार्यों के लिए दीजिए, और वो समय आपकी बचत होगी। टाइम बैंक, वो आपका समय रख लिया जाएगा रिजर्व करके, जब आपको जरूरत होगी तो आपको लौटा दिया जाएगा। और आपको जरूरत कब होगी, वो इन्होंने एक दूसरे उसमें बड़ा सुंदर लिखा है, मुझे याद है, पांव सूखे हुए पत्तों पे अदब से रखिए। बहुत खूबसूरत लाइन है। तो किसी छोटे से आर्टिकल की शुरुआत हो जाए कि पांव सूखे हुए पत्तों पर अदब से रखिए। कभी धूप में आपने इनसे पनाह, कभी हरे हो रहे होंगे पत्ते और आपने इनसे पनाह ली, ये याद रखिए। कितना बारीक सा सूत्र इन्होंने हाथों में थमा दिया पढ़ने वाले के हाथ में। और ऐसे एक आर्टिकल में जानी हुई कहानी है, कहीं सुनी हुई, कि एक बूढ़ा आदमी कहीं जाता है, वो मोबाइल को लेकर लिखा है। अब मोबाइल पर लिखे हुए आर्टिकल का एक काफी शुष्क नीला सा, ठीक है, इन्फॉर्मेबल होता है, लेकिन उसमें भी इन्होंने एक इतनी मार्मिक सी छोटी सी कहानी डाली है। एक बूढ़ा आदमी जाता है अपना मोबाइल बनवाने के लिए दुकान पर, और सब तरफ से देखता है दुकान वाला, वो कहता है मोबाइल तो बिल्कुल ठीक है, और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि भी मेरे बेटे के फोन की घंटी क्यों नहीं बज रही है। तो कौन सा
आज के समय की यंत्र युग की कौन सी समस्या को किस मार्मिकता के साथ इन्होंने मोड़ दिया। तो ये लिखने वाले के जो आपने कहा ना कि रिपोर्टिंग में सत्य कथा होती है, और तो ये देखिए रिपोर्टिंग में भी और आर्टिकल में भी आपने इतनी जो कहते हैं ये क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जोड़ी है। तो ऐसी ऐसी इतनी चीज़ें उर्मिला जी ने अपनी इसमें लिखी। मैंने बहुत सी पढ़ी उर्मिला जी। और दूसरी चीज़ शायद ये भी है कि जिस वजह से मैं राजस्थानी महिला मंडल और ये पुस्तकालय और उर्मिला जी से इतनी जुड़ी रही हूँ कि शायद वी थिंक अलाइक, आवाज़ जमाने की बढ़ती रहती है, जाते रहते हैं लोग, लेकिन उसमें स्त्री को या सब मिला के परिवार को या पुरुष को हम फैशन और ट्रेंड के साथ नहीं जाते हैं। कहीं कहीं उर्मिला जी जैसे लोग ट्रेंड सेटर भी होते हैं। उर्मिला जी जैसे लोग उस तरह के ट्रेंड डालते हैं। तो उसको देख के बहुत बड़ी बात कही आपने अभी कि आपने अपने पति से आकर पूछा कि बताइए ये मैं दूँ कि नहीं दूँ, इतना खतरनाक काम। उन्होंने कहा मैं अपना देश का है या समाज का है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हकीकत तो ये है कि साहित्य की स्थिति चाहे कितनी भी कमज़ोर दिखाई दे रही हो, होती नहीं है कमज़ोर। साहित्य का जीवन से सीधा रिश्ता। साहित्य अगर जीवन के साथ नहीं है तो वो साहित्य नहीं है, और जीवन में अगर साहित्य नहीं है तो वो जीवन नहीं है। क्योंकि कुल मिलाकर के पढ़ना पढ़ाना एक दूसरे को समझने का एक माध्यम, बहुत बड़ा माध्यम है ये। इन पुस्तकों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हम लोग अपने समय को भी पहचानते हैं, अपने समाज को भी पहचानते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसको मुझे लगता है स्वीकार किया जाना चाहिए, और साहित्य को जीवन से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य भी ये होना चाहिए ताकि वो जीवन में लोगों को कुछ रास्ता दिखा सकें, कुछ प्रोत्साहन दे सकें, कुछ जीवन से जोड़ सकें उनको किसी तरह से। तो मुझे लगता है आज का साहित्य भी वो काम कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। साहित्य को मशाल कहते हैं हम लोग, तो समाज को राह दिखाने वाली चीज़ है। साहित्य समाज का दर्पण है, तो वही दर्पण दिखाता है। समाज में जो कुछ हो रहा है वो दिखाएगा ही, और जो कुछ होना चाहिए उसका सुझाव भी देगा। जैसे सर आज जो युवा है वो साहित्य से थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि दूर जा रहे हैं, तो उनको कैसे, जैसे पहले आपके समय में लोग जुड़े हुए थे, वो कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं, जबरदस्ती आप किसी को नहीं कर सकते। तो नहीं, मतलब आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, पर वो पानी पिए ही ये आपके बस का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि अब समाज इतना कटा हुआ भी नहीं है साहित्य से। आज की दिशा में आप तो प्रकाशक हैं, जितनी किताबें छप रही हैं इस समय उतनी आज से 10 साल पहले नहीं छपती थी। अब किताबों की संख्या छपने की ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं ये नहीं मानता कि साहित्य पढ़ाने जा रहा है। यस, ये बात है कि साहित्य का स्वरूप बदल रहा है। किताब की जगह पर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएंगे, उससे पढ़ेंगे। सब कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो रहा है। और साहित्य जीवन से अलग नहीं हो सकता, और जीवन साहित्य को छोड़ नहीं सकता। थैंक यू। आज के बारे में बताया, आज के बारे में बताया, और साहित्य के बारे में बताया। आज क्या था आज के कार्यक्रम? आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ, और इसमें जो साहित्यकार, पत्रकार, समाज के विशिष्ट लोग आए, बहुत बहुत खुशी हुई। हालांकि ये मेरी प्रथम पुस्तक है, लेकिन इन सब के आने से मेरी गरिमा बहुत बढ़ी, और मुझे अच्छा लगा कि मेरी लिखी हुई पुस्तक उनके हाथ तक पहुंची है, और उसमें जो भी मेरे विचारों का मंथन है उसे वो पढ़ पाएंगे। धन्यवाद। साहित्य क्या है? देखिए, साहित्य तो समाज का दर्पण होता है। जो समाज में होता रहता है उसकी तो तस्वीर होती ही है। इसके अलावा साहित्य उससे आगे बढ़कर भी कुछ बोलता है कि आगे क्या होना चाहिए, या आज की परिस्थिति को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो साहित्य मुख्यतः समाज से जुड़ा हुआ रहता है, तभी वो लोकप्रिय भी होता है और रोचक भी बनता है। मम्मी हमेशा हम लोगों को संस्कार तो दिए ही हैं मम्मी ने, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से ये और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हो सकता है, जो उन्होंने अपने 80 साल के जीवन में महसूस किया है, जिसके बारे में वो सोचती है। और ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि इस उम्र में भी
उनमें ये जोश है, ये एंथुजियाज़म है और ये एनर्जी है कि वो कुछ नया करें, कुछ नया लिखें, इनोवेटिव करें। कई बार 65-70 की उम्र के बाद कहते हैं कि ठीक है चलो ये ज़िंदगी तो निकल गई, लेकिन एज इज़ जस्ट नंबर। ये इसका जीता जागता उदाहरण उर्मिला जी है जो मेरी मम्मी हैं। सो ऑफ कोर्स उनका बेटा होने के नाते मुझे बहुत गर्व है और मैं इस पुस्तक में ओल्ड यंग सबके लिए कुछ ना कुछ है, तो आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू।